हाँ जी दोस्तों नमस्कार। हिस्ट्री हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज़ की जीएस की दुनिया की जो श्रृंखला है, इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए। चलिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों आप सभी को उस लेवल तक मेहनत करनी है जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। सब चीज़ छोड़ दीजिए, दिन रात जुट जाइए क्योंकि आपकी जो मंजिल है एक ना एक दिन तो आपको मिलेगी ही। और वो कब मिल पाएगी जब आपके इरादे अटूट होंगे, आपके मन में विश्वास अटूट होगा, तब आपको आपकी मंजिल मिलेगी। चलिए तो एक छोटा-सा मोटिवेशनल थॉट था। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने की? ऑप्शन हैं दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, रंगनाथ राव, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। पहला आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उनको भी जानते हैं। अब देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कुछ स्थल खोजे गए, कुछ पुरा स्थल थे जो खोजे गए। उन स्थलों की खोज किन्हीं किन्हीं ना किसी नदी के किनारे हुई थी। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस स्थल की खोज किस नदी के किनारे हुई। तो ट्रिक है, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया, तो वह रोष यानी कि गुस्सा में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। तो जो मार्क है हमारे अंडरलाइन है रेड कलर से, ये हमारे ट्रिक के वर्ड हैं। जैसे यहाँ से मैंने लिया लोभी, तो लो से बन जाएगा लोथल और भी से बन जाएगा भोगवा, यानी कि लोथल की खोज भोगवा नदी के किनारे हुई। क्लियर है? सेम चीज ऐसे अगर मैं मौसी की बात यहाँ पर करूँगा तो बन जाएगा मोहन जोदड़ो की खोज सिंधु नदी के किनारे हुई। क्लियर है? हरा तो यहीं कह देते हैं, हड़प्पा की खोज किस नदी के किनारे हुई? रावी के किनारे हुई। कंघा से कालीबंगन, कालीबंगन की खोज घग्गर नदी के किनारे हुई। रमा, रंगपुर, रंगपुर स्थल की खोज किस नदी के किनारे हुई? तो मादर नदी के किनारे हुई। रोस, तो रोस से रोपड़, और रोपड़ की खोज हुई थी सतलज नदी के किनारे। एक और बच जाता है बस, तो बनमाली की खोज सरस्वती। अब देखिए कुछ किताबों में सरस्वती ना देते हुए वहां रंगोई दिया होगा, तो आप देख लेना। तो ये जो प्रमुख स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जिनकी खोज कुछ निम्न नदियों के किनारे हुई, जो कि मोस्टली परीक्षाओं में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये ट्रिक याद रखें और कौन सा वर्ड कहाँ पर कैसे मैच करना है ये भी आप याद रखें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या था कि ये सभ्यता खोजी गई थी, काफी दूर दूर तक खोजी गई थी। यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि आप इसकी खुदाई करिए, देखिए कि ये कहीं कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया है शायद, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। तो उन्होंने क्या किया कि चारों दिशाओं में इसकी खोज की। तो इसके मोस्टली परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी दक्षिणी, इस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? तो चलिए करीबन इसमें से देखिए 10 से 12 क्वेश्चन बना लेता है वो परीक्षा में। तो हम इनको जान लेते हैं। देखिए अगर पूर्वी बिंदु की यहाँ तक भारत में अंदर तक यहाँ तक खोजते हुए गए, तो यहाँ तक इन्हें खोजे, तो सबसे लास्ट वाला यानी कि पूर्व में जो पूर्वी बिंदु मिला यहाँ पर, वो मिला आलमगीरपुर। पूर्वी बिंदु कौन सा मिला इन्हें पूर्व में? यह है। तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर की खोज किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। अभी प्रेजेंट में आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी का जो मेरठ जिला है वहां पर। ठीक है? अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें, अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सुत कागेडोर जो कि दास्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान वर्तमान में जो पाकिस्तान में है। अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो मांदा जम्मू कश्मीर में है, और जिसकी कोई चिनाब नदी है यहाँ पर। ठीक है? जो कि वर्तमान में अखनूर जिला है जम्मू कश्मीर का, वहां पर स्थित है। और दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करें तो दाइमाबाद लिखा है, कुछ जगह दैमाबाद लिखा है, दैमताबाद भी लिखा है। तो
एक ही बात है, एक ही शब्द है, अलग-अलग जगह लिख दिया है अलग-अलग तरीके से। तो ये जो है दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, दक्षिणी बिंदु, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है और वर्तमान में ये अहमदनगर जो जिला है, वहाँ पर है। क्लियर है? चलिए, तो ये यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं कि पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी, दक्षिणी। चलिए, अगला हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं आपसे बात करूं तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। चलिए, आगे इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टी हुई, यानी कि कुल 5 वंश हुए। कौन-कौन से वंश हुए? गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इन वंश को अगर मैं आपसे बात करूं तो आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो। क्या ट्रिक रहेगी आपकी? गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिल से खिलजी, तो से तुगलक, सांस से सैयद, लो से लोदी। इस तरीके से भी आप इनका क्रम याद रख सकते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। देखिए, गुलाम वंश के बारे में तो आपने भी पढ़ ही लिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। खिलजी की अगर हम बात करेंगे, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और सैयद वंश की स्थापना इसकी खिज्र खां ने की थी। और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। क्लियर है? तो ये दिल्ली सल्तनत से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन जाते हैं मोस्टली और आते रहते हैं। चलिए, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं, ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं। तो क्या है कि कुतुब मीनार जो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, इसकी जो नींव डाली थी वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और इसने क्या किया? दिल्ली में ही कुवत उल इस्लाम मस्जिद है एक, इसका भी निर्माण इसी ने करवाया। और एक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, इस मस्जिद का निर्माण भी ऐबक ने करवाया। तो आप ये देख पा रहे हैं इस चित्र में, ये कुवतुल इस्लाम मस्जिद है जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण भी अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का भगिनी ग्रह किससे कहते हैं? कई जगह इस तरीके से भी देखने को मिलता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र। तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, व्यास और घनत्व में लगभग हमारी पृथ्वी के समान ही है। इस वजह से इसे हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये तो है हमारा सूर्य, ठीक है, ये हमारा सौरमंडल का चित्र है। तो इस तरीके से हमारे ग्रह हैं जिनका क्रम की अगर मैं बात करूं, सूर्य से दूरी के अनुसार जो क्रम है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे नजदीक जो ग्रह हो जाता है वो हो जाता है बुध, और सबसे दूर का जो ग्रह हो जाता है वो हो जाता है वरुण। ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखें आप, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, तो बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी कर लेता है। और सबसे ज्यादा समय सूर्य की परिक्रमा करने में लेता है कौन? वरुण, क्योंकि वरुण को बहुत बड़ी कक्षा बनानी पड़ती है। ठीक है। और अगर यहाँ पर सबसे बड़े ग्रह की बात करें, सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह तो आप देख ही पा रहे हैं कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर मैं आपसे पृथ्वी की बात करता हूं तो हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी का उपग्रह जो है जिसका नाम आपको पता ही है, चंद्रमा। मंगल, मंगल के 2 उपग्रह हैं अगर बात की जाए तो फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। देखिए, शनि की बात करें तो शनि में एक स्पेशल ये दिखाई देता है इस तरीके से रिंग। ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसा
कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, इनको वलय बोलते हैं, रिंग्स बोलते हैं, जिनकी संख्या 7 है, तो उस ग्रह का नाम है शनि। क्या है? शनि। और ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 यानी कि मंगल तक, अगर मंगल तक की बात करूं तो ये 4 ग्रह जो है इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और ये बाहर के हो जाते हैं यहाँ से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें बोलते हैं आउटर प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, इनको आउटर प्लेनेट बोलते हैं यानी कि बाह्य ग्रह बोलते हैं, याद रखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, याद रखें इसे। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इससे संबंधित और फैक्ट की अगर हम बात करें तो इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। अभी तक केवल और केवल बंगाल का गवर्नर बोलते थे, अब उसे क्या बोलने लग गए? बंगाल का गवर्नर जनरल बोलते गए। आगे चल के यही भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। और जब ब्रिटेन की महारानी शासन अपने हाथ में ले लेंगी, फिर वहां से वायसराय हो जाएगा, जिसकी चर्चा करेंगे। 1774 में स्थापित जो उच्चतम न्यायालय था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखें, सर एलिजा एम्पे। और बाकी के जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनके नाम थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। इसी एक्ट के तहत 1773 का जो एक्ट था, इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार, रिश्वत लेना क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या आप भारत के लोगों से रिश्वत नहीं ले सकते, उपहार नहीं ले सकते, पर्सनल व्यापार नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसी एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। क्या नाम था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है वह प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। चलिए जानते हैं ये क्षेत्र तीनों क्या है, किस तरीके से। तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर मैं आपसे बात करूं तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि सभी चीजें हैं इसमें हमें डायरेक्टली नेचर से, प्रकृति से, एनवायरनमेंट से प्राप्त होती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबंध गतिविधियां जितनी भी हैं उन सभी को इसके अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि जो समस्त चीजें हमें हमारे वातावरण, पर्यावरण से प्राप्त हो रही हैं उन्हें हम कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री वगैरह आ जाएंगे, आपकी उद्योग वगैरह आ जाएंगे, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री है, ये कोई फैक्ट्री है मान लीजिए, और इस फैक्ट्री में आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पर चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, हमें उसके लिए आलू कहाँ से लाए? आलू अगर हम बात करेंगे जो, या बाकी का आप कह रहे हैं सर हमें मोटरसाइकिल बनानी है तो प्लास्टिक वगैरह और अन्य धातुएं जितनी भी, यानी कि सभी चीजें जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है वो प्राथमिक क्षेत्र में है। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में हम प्रकृति की जिन चीजों का रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें इंडस्ट्री वगैरह आ जाएंगी जितनी भी आपकी द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यानी कि इसमें सर्विस दी जाती है। इसमें क्या दी जाएगी? सर्विस दी जाएगी, जैसे कि बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। और इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना, तो सर्विस सेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को किस रूप में जानते हैं? सेवा क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ। तो यह किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है।
आ रही बात समझ में? आप किसी होटल में गए, वहाँ पर आप रुके, वहाँ पर होटल वाले ने आपसे बिल लिया, तो उसने आपको क्या दी है? सर्विस। आप दुकान पे गए, दुकान से कुछ सामान खरीद के लाए, तो वो आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि इस सीरीज में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि करीबन 50 प्लस क्वेश्चन हमारे इसमें बन जाया करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आप सभी के लिए, और जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हो उनके साथ शेयर कर दिया करो। एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विश्व व्यापार संगठन या जिसे हम डब्ल्यूटीओ के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। चलिए, तो मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।